गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हम लोग दैनिक समसामयिकी में आपका स्वागत है। तो आज नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो भी है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोर्स है। मैंने इन सोर्सों से इस करंट अफेयर को मैंने बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मुद्दा 1 क्या है या फिर आर्टिकल 1 क्या है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, ठीक है, AISHE रिपोर्ट 2022-23 और 23-24 स्नातक नामांकनों में पहली बार गिरावट आई है। अब ये क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वर्ष 2022-23 तथा 23-24 की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट एक साथ जारी की। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत के उच्च शिक्षा इतिहास में पहली बार स्नातक के स्तर के कुल नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। 23-24 में स्नातक नामांकनों में 93,000 यानी कि 0.27% की कमी आई है। यद्यपि कुल उच्च शिक्षा नामांकन में 3.7 लाख की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु यह वृद्धि दर 0.8% अब तक की सबसे कम वार्षिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी विशाल आबादी वाले राज्यों में स्नातक नामांकनों में यह गिरावट सर्वाधिक देखी गई है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुल उच्च शिक्षा नामांकनों को 75% से अधिक हिस्सा स्नातक पाठ्यक्रमों का होता है। रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ है कि वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक और जॉब ओरिएंटेड स्किल कोर्सेज के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ा है, जिससे पारंपरिक स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट घटा है। यह इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, इसको देखते हैं। AISHE रिपोर्ट की आवधिकता, शिक्षा मंत्रालय की भूमिका, सकल नामांकन अनुपात, गणना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के आंकड़ों पर तथ्यात्मक ये प्रश्न है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो लक्ष्य था, ठीक है, का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 27.3% से बढ़ाकर 50% करना। GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात। नामांकनों में गिरावट इस लक्ष्य की प्राप्ति में नई चुनौतियां उत्पन्न करता है। इसको आप UPSC के GS पेपर 2 मानव संसाधन और शिक्षा, भारत की जनसंख्या लाभांश को पूर्ण उपयोग न हो पाने, उच्च शिक्षा में फीस वृद्धि तथा शिक्षा की गुणवत्ता में रोजगार क्षमता के बीच की खाई पर निबंधन और उत्तर लेखन में संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है। लैंगिक और सामाजिक समानता क्या है? SC और ST तथा महिला नामांकनों के रुझान का मूल्यांकन भी होता है इससे। नेक्स्ट देखा जाए अगर, तो सकल नामांकन अनुपात 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के सापेक्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित कुल विद्यार्थियों का परसेंट है। संवैधानिक स्थिति अगर देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अधिनियम 1956 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय जो उच्च शिक्षा मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट हम लोग देखें, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता का पूर्ण कार्यान्वयन। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते, ठीक, औपचारिक रूप से लागू हो गया। यह समझौता भारत द्वारा किसी विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ हस्ताक्षरित सबसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA में से एक है। समझौते के तहत UK ने भारत से निर्यात किए जाने वाले 99% उत्पादों पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे भारत के वस्त्र, चमड़ा उद्योग, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण तथा इंजीनियरिंग सामानों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य शुल्क पहुंच प्राप्त हुई। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $100 बिलियन तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत ने ब्रिटेन के विस्की और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ में चरणबद्ध कटौती करने की सहमति दी है, जबकि संवेदनशील भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जामों के लिए, तो मैंने इसको 4 स्टार लगाया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान पूर्वक देखेंगे। फिर यह इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर इसको प्रीलिम्स का फोकस पॉइंट से देखा जाए तो भारत UK CETA के मुख्य प्रावधान क्या है? टैरिफ, रेट, कोटा, सेवा क्षेत्र की आपूर्ति के मोड और द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े। इसको अगर मेंस का GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ा जाए तो इसमें ब्रेक्सिट के पश्चात UK के साथ भारत के रणनीतिक साझेदारी और
इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक संरेखन होता है। अगर इसको मेंस जीएस पेपर 3 यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाए तब भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी और एफडीआई आकर्षित करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के एकीकरण पर प्रभाव है। सेवा क्षेत्र गतिशीलता, भारतीय आईटी पेशेवरों, डॉक्टर, नर्सों और शोधकर्ताओं के लिए यूके में कार्य वीजा तथा पारस्परिक व्यावसायिक योग्यताओं की स्वीकृति मिली। आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का योगदान होगा। नेक्स्ट इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संशोधन विधेयक 2026 विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश उत्तराखंड के बाद अपनी सीमाओं के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान में सभी धर्मों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु का एक समान निर्धारण, बहुविवाह और निकाह हलाला पर पूर्ण प्रतिबंध, लव इन संबंध माने लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है। यदि कोई जोड़ा 1 महीने से अधिक समय तक बिना पंजीकरण के लिव इन में रहता है तो कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की बड़ी जनजातीयवादी तथा संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों को इस संहिता के दायरे से छूट दी गई ताकि उनके रूढ़िगत अधिकारों की रक्षा हो सके। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये संविधान के आर्टिकल जो है 44 और डीपीएसपी, फिर समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 तथा राज्य विधानसभाओं के व्यक्तिगत कानूनों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ इसमें प्राप्त थी। फिर है आप इसको मेंस का जीएस पेपर 2 आने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में इसको जोड़ सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 25 से 28 के अंतर्गत जनजातीय अधिकार और अपवाद में जनजातीय परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता तथा बहुलवादी भारतीय समाज में यूसीसी के क्रियान्वयन की चुनौती दी गई है। न्यायिक परिप्रेक्ष्य में शाहबानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995, सायरा बानो 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जो केसेस हैं ये यूसीसी को लागू करने का एक मजबूत आधार प्रदान करता है। सामाजिक प्रभाव, उत्तराधिकार, गोद लेने तथा भरण पोषण में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का सुदृढ़ीकरण। स्टैटिक जीके वाले आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। चल इसमें एक हमको ये इंपॉर्टेंट लगा, गोवा सिविल कोड 1867। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ 1867 का पुर्तगाली सिविल कोड ऐतिहासिक रूप से लागू है, जो सभी समुदाय पर लागू होता है। अगर अब बोला जाए कि भारत में टोटल कितने राज्यों में सिविल समान नागरिक संहिता लागू है तो ये अभी तक 3 राज्य, ठीक है। सबसे पहले कहाँ? गोवा, सबसे पहले गोवा हो जाएगा, सबसे पहले वहीं लागू था। गोवा के बाद उत्तराखंड, ठीक है, और अब ये हो गया एमपी, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा, ये सबसे फर्स्ट है और लेटेस्ट में अभी एमपी है। अब है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का औपचारिक गठन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निमित्तम भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2024 रिपोर्ट में वर्ष 2024 के दौरान सड़क दुर्घटना में रिकॉर्ड 1,70,175 मौतों के दुखद आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन कर दिया है, ठीक है। इस बोर्ड का गठन मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 215(b) के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। बोर्ड में केंद्र और राज्यों के विषय विशेषज्ञ और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। बोर्ड का मुख्य कार्य सड़क सुरक्षा मानक तय करना, वाहन सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना, आपात प्रबंधन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना तथा नई तकनीकों के उपयोग पर केंद्र और राज्यों को परामर्श देना। सर्वोच्च न्यायालय ने एस राजशेखरन बनाम भारत संघ जनहित याचिका PIL में इस बोर्ड को तुरंत क्रियान्वित करने का बार बार आदेश दिया था। अब अगर देखा जाए प्रीलिम्स के फोकस की नज़र से, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का कानूनी आधार, यह सेक्शन क्या है? 215 का B। इसकी वैधानिक प्रकृति, संरचना और मुख्य सलाहकार भूमिका है। इसको जीएस पेपर 3 में अवसंरचना और आपदा प्रबंधन
सड़क दुर्घटनाओं का सामाजिक आर्थिक बोझ, भारत की जीडीपी का लगभग 3 से 5% का नुकसान और सुरक्षा अवसंरचना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता यानी कि ब्रासिलिया घोषणा। सड़क सुरक्षा पर ब्रासिलिया घोषणा 2015 और संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा कार्रवाई दशक 2021 से 30 के लक्ष्य हैं। न्यायिक सक्रियता, सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन समिति की सिफारिश है। आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल, दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर उपचार और केसलेस इलाज की वैधानिक व्यवस्था है। नेक्स्ट है सुंदर समिति 2007। पूर्व केंद्रीय सचिव टीवी सुंदरम की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसने भारत के समर्पित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और आपात प्रबंधन बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। ब्रासिलिया घोषणा पत्र 2015। वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने की वैश्विक प्रतिबद्धता, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। गोल्डन आवर क्या है? दुर्घटना के बाद प्रथम 60 मिनट का समय, जिसमें त्वरित चिकित्सा मिलने से जीवन बचाने की संभावना सर्वाधिक होती है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल वक्फ बोर्ड विवाद और उम्मीद अधिनियम 2025 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यों को एक सरकारी अधिकारी संयुक्त अतिरिक्त सचिव की सीधी देखरेख में चलाने का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया कि न्यायपालिका या कार्यपालिका को किसी भी वैधानिक निकाय के दैनिक प्रबंधन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह मामला एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित था। उम्मीद अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों तथा शिया समुदाय के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वर्तमान बोर्ड में ये प्रतिनिधि नहीं है, जिस पर कोर्ट ने बोर्ड की न्यायिक स्वायत्तता को बहाल रखते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? उम्मीद अधिनियम 2025, ये इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। वक्फ संपत्तियों का विधिक स्वरूप वक्फ बोर्ड की संरचना और केंद्रीय वक्फ परिषद, इसको राज्य व्यवस्था और शासन में जोड़ सकते हैं कि स्वायत्त और वैधानिक निकायों की प्रशासनिक स्वायत्तता बनाम कार्यपालिका नियंत्रण शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। धार्मिक संपत्तियों का प्रशासन, संविधान के आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता और राज्य की नियमनकारी अधिकार। अल्पसंख्यक संस्थाओं में पारदर्शिता, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने संबंधी वैधानिक सुधार होगा। वक्फ की परिभाषा क्या था? इस्लाम में धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र कार्यों के लिए किसी भी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी अचल या चल संपत्ति का अस्थायी समर्पण। इसमें आर्टिकल 26 कैसे रिलेटेड है वो याद रखिए। केंद्रीय वक्फ परिषद 1964 में गठित एक सांविधिक सलाहकार निकाय है, जो वक्फ अधिनियम 1995 तथा संशोधन 2025 के तहत भारत सरकार को सलाह देता है। चलिए, असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार तथा नागरिक अधिनियम की धारा 14 ये एनआरसी। सर्वोच्च न्यायालय ने असम में 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित राष्ट्रीय रजिस्ट्रार की अंतिम सूची से बाहर छूटे 19 लाख से अधिक आवेदकों की अपील प्रक्रिया शुरू करने और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 ये के तहत राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार तथा असम राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। किसको? केंद्र सरकार और असम राज्य सरकार को। असम एनसीआर प्रक्रिया में कुल 3.30 करोड़ आवेदकों में से 3.11 करोड़ लोगों को शामिल किया गया, जबकि 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया है। 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन बाहर छूटे लोगों को एनआरसी समन्वय कार्यालय द्वारा रिजेक्शन स्लिप जारी नहीं की गई है, जिससे भी विदेशी न्यायाधिकरण में अपील दर्ज कराने में असमर्थ है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति नागरिकता सत्ता समाप्त हो गई है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 ये नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र निर्गमन नियम 2003 तथा असम समझौता 1985। अगर नागरिकता और मानवाधिकार के तहत इसको देखा जाए तो एनआरसी से बाहर छूटे व्यक्तियों की अनिश्चित विधिक स्थिति, राज्य भिन्नता का जोखिम तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। विदेशी न्यायाधिकरण क्या है? 1964 के आदेश के तहत गठित अर्ध न्यायिक निकायों की कार्यप्रणाली और नागरिकता सिद्ध करने का भार। आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकी, पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवास की चुनौती, सीमा प्रबंधन और सामाजिक सांस्कृतिक संतुलन। अब है असम समझौता।
केंद्र सरकार असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच समझौता 24 मार्च 1971 को मध्यरात्रि को अवैध प्रवासियों की पहचान की कटअप तिथि माना गया है। कब माना गया कटअप तिथि? तो मार्च 1971, 24 मार्च 1971 को। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 ये क्या बोलती है? केंद्र सरकार को प्रत्येक भारतीय नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण करने और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अधिकार देती है। इसमें नागरिकता हमारे कौन से आर्टिकल में है? तो 5 से 11 भाग 2 में। चलिए आ गया हम लोग का क्वेश्चन। तो इसमें से आप लोग का टेस्ट होगा कि आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ ये सेशन को अटेंड किया। तो आप लोग इसका क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें और मेरे आंसर बोलने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। भारत के उच्च शिक्षा इतिहास में पहली बार स्नातक स्तर पर कुल नामांकनों में शुद्ध गिरावट दर्ज की गई है। ये बिल्कुल सही है। ठीक। अभी नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक पहुंचाना है। ये भी सही था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं किया गया था। ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और 2 ही चार राइट आंसर। हाल ही में क्रियान्वित भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत से निर्यात होने वाले 100% कृषि उत्पादों पर तत्काल पूर्ण शुल्क समाप्त कर दिया है। हाँ, ये तो समाप्त किया है। यूके ने भारत के 99% निर्यात उत्पादों पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया, जिससे वस्त्र और चमड़ा उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। ये सही है। एक मिनट, बी ये सही आंसर। इस समझौते के तहत भारत ने अपनी डेयरी और संवेदनशील कृषि संपत्तियों को पूरी तरह विदेशी प्रतिस्पर्धा तो खोल दिया नहीं, कृषि और डेयरी को नहीं खोला है। ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य वर्ष 2028 तक $500 बिलियन निर्धारित किया गया था। नहीं, 500 बिलियन नहीं था, ये $100 बिलियन था। ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमको ऑप्शन ये में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यूनाइटेड किंगडम भारत से निर्यात होने वाले 100% कृषि उत्पादों पर तत्काल पूर्ण शुल्क समाप्त नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। तो इस यहाँ पे ये कथन हो जाएगा बी। विश्व व्यापार संगठन द्वारा परिभाषित सेवाओं के व्यापार के 4 मोड के संदर्भ में मोड 4 का क्या अर्थ है? मोड 4 का क्या अर्थ है? तो इसका है सीमा पार सेवा आपूर्ति, ये नहीं है। विदेश में उपभोग, ये भी नहीं है। विदेश में व्यावसायिक या वाणिज्यिक उपस्थिति, ये भी नहीं है। प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, हाँ ये सही है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पारित मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला भारत का द्वितीय राज्य बना है। ठीक है। ध्यान रखना है सब चीज़ों को। इस अधिनियम में बहु विवाह और निकाह हलाला को प्रतिबंधित किया गया तथा लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। तो ये तो सही है, ये भी सही है। इस अधिनियम का विस्तार राज्य के सभी जनजातीय आबादी और अनुसूचित क्षेत्रों पर भी अनिवार्य रूप से लागू नहीं, बल्कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर ये। 1 और 2 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? बहुत अच्छा बात है। ये भाग 4 और आर्टिकल 44 ये किस में है? बीपीएसपी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बोर्ड मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 215 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है। आप लोग को आंसर बताना है कि कौन सा सही है। तो ये तो हमको सही लग रहा है। यह बोर्ड सड़क सुरक्षा, वाहन मानकों, सड़क अवसंरचना तथा यातायात प्रबंधन पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। हाँ जी, सलाह देता है। सड़क सुरक्षा पर गठित सुंदर समिति 2007
ने भारत में इसे समर्पित बोर्ड की सिफारिश की थी। ये भी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सड़क दुर्घटना के संदर्भ में प्राय चर्चित ब्रासिलिया घोषणा पत्र 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक सड़क दुर्घटना में होने वाले मौतों का आधा करना। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। हाल ही में समाचारों में रहे उम्मीद अधिनियम 2025 का प्राथमिक संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम क्या एमएसएमई से है? नहीं। ग्रामीण मनरेगा मजदूरों में डिजिटल भुगतान से? नहीं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती? नहीं। एकीकृत व प्रबंधन सशक्तिकरण और विकास है? हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 ये केंद्र सरकार को क्या अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो संसद सदस्यों की नागरिकता समाप्त करने का? नहीं। केवल अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने का? नहीं। किसी भी राज्य की सीमा बदलने का अधिकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का? ये सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1985 के ऐतिहासिक असम समझौते के अनुसार असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन हेतु कौन सी कट ऑफ तिथि निर्धारित की गई? ये क्या था? 24 मार्च 1971। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।